हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी कविता कविता के बहाने। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कविता के बहाने। इसका संदर्भ ये है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से लिया गया है, और इसका प्रसंग यह है कि कवि अपनी कविता के अस्तित्व के प्रति अपनी आशा और विश्वास को प्रकट कर रहा है। यानी कवि को अपनी कविता पर पूरा विश्वास है और पूरी आशा है, और उसी आशा को वो अपनी कविता के बहाने में प्रकट कर रहा है। तो ये तो दोस्तों इसके संदर्भ एवं प्रसंग। अब आ जाते इसके अर्थ पर। जैसे कि चिड़िया एक उड़ान से लेके चिड़िया कविता एक उड़ान से लेके चिड़िया क्या जाने तक। कवि की कविता कवि की कविता कल्पना की उड़ान है। कविता की समानता चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है, लेकिन कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया कैसे समझ सकती है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की संभारता की एक सीमा है। वह बाहर भीतर इस घर से उस घर तक ही उड़ान भर सकती है, लेकिन कवि जब अपनी कल्पना के पंख लगाकर कविता में लिखता है तो चिड़िया उसकी क्षेत्र का अनुमान नहीं लगा सकती है, क्योंकि कवि की कविता देश काल व सीमा से बंधी नहीं है। यहाँ पे कवि का यही कहने का मतलब है कि कविता की उड़ान, मतलब जो कवि एक उड़ान भर रहा है अपनी कविता के माध्यम से, वो एक सीमित समय तक सीमित नहीं है। जैसे चिड़िया की उड़ान सीमित समय तक सीमित है, जैसे इस पंख से उस घर उड़ना, उस घर से इस घर उड़ना आदि। पर कविता हर जगह चारों क्षेत्र में फैलाई जा सकती है, क्योंकि कविता की सामान्यता सीमित नहीं है, क्योंकि उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो वहाँ फैलाई जा सकती है जैसा अपन सोच भी सकते हैं, लेकिन चिड़िया की उड़ान एक सीमित समय तक ही सीमित है। तो ये था दोस्तों फर्स्ट। अब आ जाते इसके सेकंड पैराग्राफ पर। कविता एक खिलना है से लेके फूल क्या जाने तक। कवि ने अपनी कविता की समान खिलते हुए फूलों से की है। फिर वह कहता है कि कविता फूल के खिलने के समान नहीं हो सकती, क्योंकि कविता का खिलना फूल कैसे समझ सकता है। फूल को रंग और सुगंध इस घर से उस घर तक ही भीतर फैलाई जा सकती है, लेकिन कविता ये बात बिल्कुल लागू नहीं पड़ती, क्योंकि फूल की रंग और सुगंध इस घर से उस घर, बाहर भीतर उसकी गंध एक तरह सीमित समय तक ही सीमित होती है, और कुछ समय पश्चात वह मुरझा जाता है। कौन? फूल। खुशबू देने के बाद, मतलब सुगंध फैलाने के बाद कुछ समय बाद वो फूल मुरझा जाता है, लेकिन कविता बिना मुरझाए सदा खिलती रहती है, सदा अमर रहती है। इस प्रकार कवि की कविता कालजयी भूत, वर्तमान और भविष्य को जीवन देने वाली होती है और उसको जीत लेने वाली होती है। अतः बिना मुरझाए महकाने से गाने हुए फूल की जैसे अमर रहती है। यही बात फूल पर भी यही बात मतलब कवि अपने माध्यम से बताना चाहता है कि ये बात फूल कभी नहीं जान सकता। क्योंकि पहले अर्थ में बताता हूँ कि चिड़िया कभी नहीं जान सकती कि उसकी उड़ान एक सीमित समय तक ही सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान हर समय, हर चारों क्षेत्र में फैलाई जा सकती है, और उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दूसरे पद में कवि ये कहता है कि उसकी तुलना फूलों से की हुई है। फिर वो फूलों को कहता है कि फूल नहीं जान सकती कि उसकी सुगंध एक सीमित समय तक ही सीमित है, वह उस समय बाद वो मुरझा जाता है, लेकिन कविता सदा अमर रहती है और सदा मुस्कुराती रहती है, खिलखिलाती रहती है। ये था दोस्तों सेकंड। अब आ जाते हैं थर्ड पर, लास्ट। कविता एक खेल से लेके बच्चे ही जाने तक। कवि की कविता बच्चों के खेल के समान है, जो बाहर भीतर इस घर से उस घर तक सबको समझती है। ठीक उसी तरह कविता भी शब्दों का खेल है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी जीवित रहती है। कवि की कविता की कल्पना की उड़ान अपरिमित होती है, देश काल और सीमा पर ही होती है। इस लास्ट पद में कवि ये कहना चाहता है कि उसकी उड़ान न चिड़िया समझ सकते हैं, न फूल समझ सकते हैं, लेकिन बच्चे ही समझ सकते हैं। तो ये था दोस्तों इसके अर्थ। अब आ जाते इसके विशेष पर। जैसे कि पहला विशेष ये है कि भाषा अत्यधिक सरल एवं सहज है। चिड़िया, फूल व बच्चे के माध्यम से कविता के सामर्थ्य व वर्णन किया गया है। ये थे इसके विशेष। अब आ जाते दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर पर। प्रश्न 1, इस कविता के बहाने बताइए कि एक घर से दूजे सब घर एक कर देने का अर्थ यह है कि कविता चिड़िया और फूल की तरह इस पार से उस घर तक सीमित नहीं रहती, अपितु घर घर हो जाती है। कविता के क्षेत्र असीम है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता उसका। कवि की कविता देश तु काल की समस्या को लाकर घर घर पहुंचती है।
ये तो फर्स्ट। सेकंड, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? कवि ने चिड़िया को उड़ने और फूल को खिलने के समान कविता के उड़ने और खिलने का वर्णन किया है। कविता जब देश की सीमाओं को लांघकर आती है तब कवि को उसका उड़ना मानता है। कविता पढ़कर व सुनकर जब श्रोता या पाठक आनंद से खिला उठता है तो कवि उसे कविता का खिलना मानता है। ये तो सेकंड। अब आ जाते थर्ड पर। जैसे कि कविता और बच्चे के समांतर रखने से क्या कारण हो सकते हैं? कवि और बच्चे के समांतर बताया गया है। जैसे बच्चे की कल्पना असीम है, वह कुछ भी कल्पना कर सकता है, जैसे स्वयं का राजा बनना आदि। उसी प्रकार कविता का महल भी कल्पना का खड़ा होना, कवि कुछ भी कल्पना कर सकता है। कवि और बच्चा दोनों हो देश काल व सीमाओं के बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए वे बच्चे और कवि की समानता कहा गया है। और ये फोर्थ, कविता के संदर्भ में बिना मुस्कुराए महकने से क्या होते हैं? कविता व फूल तरह मुरझाती है, वह हमेशा अपने सुगंध चारों ओर बिखेरती रहती है। कविता कितनी भी पहचान क्यों न हो, पढ़ने वाले के लिए वह ताजगी लिए होती है, क्योंकि कविता कालजयी होती है। इसमें कवि के कहने का मतलब ये है कि कविता फूल की तरह मुरझाती नहीं है, लेकिन वह अमर रहती है। और कविता कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो पढ़ने वाले के लिए हमेशा कालजयी रहती है, मतलब हमेशा अमर रहती है। ये तो दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर आप इसके नोट भी कर सकते हो वापस। इसके संदर्भ, प्रसंग और अर्थ, कविता के बहाने, ये फर्स्ट पैराग्राफ। और सर ये दोस्तों सेकंड पैराग्राफ का अर्थ, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ का अर्थ और ये इसके प्रश्न उत्तर, फर्स्ट और सेकंड। ये थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।